विश्व का एक विशाल देश दो टुकड़ों में है। मैंने इसका जिक्र दो ध्रुवीय विश्व का अंत और उसके साथ ही अमेरिकी वर्चस्व, इन दो अध्यायों में मैंने किया था। और वो देश था अमेरिका, और देश है अमेरिका जो दो टुकड़ों में है। दो टुकड़ों से मेरा तात्पर्य है मेनलैंड, जहाँ पर उसके 51 राज्य हैं, उसके उत्तर में कनाडा है, आप देख सकते हैं, और कनाडा के ऊपर कोने में अलास्का है। अलास्का अमेरिका का ही एक हिस्सा है। तो यदि अलास्का जाना हो तो हमें समुद्री रास्ते से कनाडा को बाईपास करते हुए जाना होगा अमेरिका से। उसी प्रकार पाकिस्तान की भी स्थिति थी 1971 के पहले। 1947 में जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए तो मुसलमानों की बहुलता के आधार पर पाकिस्तान जो है वह दो भागों में बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आप देखेंगे वह क्षेत्र है जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। 1971 के पहले ये दोनों एक ही देश का हिस्सा थे, पाकिस्तान। आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई हुई होगी इन दोनों देशों को, दोनों हिस्सों को एक देश के रूप में चलाने में, तत्कालीन शासन को। लेकिन चूंकि अंग्रेज ऐसी स्थितियां छोड़ गए थे कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र अलग रहें, तो इस प्रकार ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र अलग हो गए। और जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बोलते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान बंगाल और आसाम के कुछ हिस्सों को लेकर बनाया गया था, जो मुस्लिम बहुल था। अब यहाँ पर स्थिति कुछ बदलने लगी। जब ये भारत बीच में है और दो हिस्से उसके दूर दूर हैं, इन दो हिस्सों में पश्चिमी पाकिस्तान ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा शक्तिशाली था, उसकी बहुलता थी और उसका इस पर दबाव भी था। यानी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर हावी था। और हावी से तात्पर्य है कि वह पूर्वी पाकिस्तान के हितों की चिंता नहीं करता था। पूर्वी पाकिस्तान के अपने नागरिकों की, जो वहाँ रहते थे तो पाकिस्तानी ही, पर उस क्षेत्र में जो रहते थे उनकी वह उतनी परवाह नहीं करता था जितने अपने इस पश्चिमी क्षेत्र की। परिणाम क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग नाराज़ चल रहे थे। उन्हें बार बार इस बात का एहसास होता था कि हमें वो नहीं मिल रहा है जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते स्वतंत्रता के बाद हमें मिलना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग नाराज़ होने लगे और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे का विरोध करने लगे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ एक तरीके से आंदोलनों का दौर चला। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये जो जन आंदोलन चले, इसके पहला कारण पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा, दूसरा कारण पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू को एक मुख्य भाषा के रूप में लादने का प्रयास। देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान, जैसा मैंने बताया, वो बंगाल और असम के टुकड़ों से बना था। वहाँ उन लोगों की मुख्य भाषा बंगाली थी। तो वे लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में जीना चाहते थे, लेकिन यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान जो है वह अपनी संस्कृति, अपनी भाषा लाद रहा था। तो इस भाषा के लादने के खिलाफ वहाँ बहुत आंदोलन हुए, वो जन आंदोलन का हिस्सा बने। तो दूसरा कारण पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करने का, उस भाषा को लादने का प्रयास, संस्कृति को लादने का प्रयास। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे सैनिक कार्रवाई की 1971 में। वहाँ के जो मुखिया थे उस पूर्वी पाकिस्तान के, एक बड़ी राजनीति हस्ती जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये जन आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता ही चला गया। ये आंदोलन किस लिए था? पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के विरोध में, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उनका शोषण किए जाने के विरोध में।
तो जब ये बढ़ता चला गया तो सैनिक कार्रवाई पर विवश हुआ पाकिस्तान, और इस सैनिक कार्रवाई के कारण क्या हुआ कि उस क्षेत्र के लाखों लोग भागकर भारत की सीमा के अंदर घुस गए। पाकिस्तान की सैनिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, जो 1971 की बात है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1971, 1971, इस काल में लाखों पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक भारत में घुस गए अपनी जान बचाने के लिए, अपने को शोषण से बचाने के लिए, पाकिस्तानी सैनिकों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण जो था कि ये जो लाखों लोग जो भारत आए, ये एक शरणार्थी थे। इनके खान पान, रहन सहन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था कौन करेगा इतनी बड़ी तादाद में? पूर्वी पाकिस्तान के अंदर तो थी है, ये लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग चुके थे यहाँ वहाँ, और ऊपर से भारत के अंदर भी आ गए थे। इन लोगों की जो व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन पान की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, ये समस्याएं बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ गई कि ये सब लोग भी एक दिन पाकिस्तान के खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरे शब्दों में जन आंदोलन का आधार और बढ़ गया। शरणार्थी समस्या के बढ़ने से जन आंदोलन का आधार और बढ़ गया। 1970 में चुनाव हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो मतदाता थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के नेता को ही, पूर्वी पाकिस्तान के ही एक दल को चुनाव भारी मत से जिताया, और वह दल था अवामी लीग। उसी के नेता थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान का अवामी दल पाकिस्तान के 1970 के चुनाव में बहुमत पाया। कहाँ? पूर्व पाकिस्तान में। लेकिन उसे सैनिक सत्ता ने मानने से अस्वीकार कर दिया, और पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इसे निरस्त करते हुए प्रस्तावित संविधान सभा जो थी, जिसका काम था संविधान बनाने का कार्य, उसे नहीं माना। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि कि नहीं माना 1970 का चुनाव। मैंने कारण बता दिए पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों का पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से नाराज होने के कारण। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1970 के चुनाव में क्या हुआ, और ये पराकाष्ठा थी पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे की। उसने इस चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से मना कर दिया। अंततः क्या हुआ? 1970 के चुनाव के बाद मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने जो आंदोलन छेड़े, पश्चिमी पाकिस्तान की फ़ौज ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया, और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में और बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो हम एक तरीके से कहते हैं मुक्ति वाहिनी। पूर्वी पाकिस्तान की जो फ़ौज थी, तथाकथित फ़ौज, उसका नाम मुक्ति वाहिनी था, और उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में बहुत बड़े स्केल में एक तरीके से विद्रोह शुरू किया। पश्चिमी पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल याहिया खान, उन्होंने काफ़ी दमन की कोशिश की, दमनकारी नीति अपनाई, सैनिक हमले किए और कुचलने के लिए हर तरीके से प्रयास किया। हजारों लाखों लोगों को मारा, और लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत की ओर आए। ये बंगाली शरणार्थी थे, अधिकतर लोग बंगाली शरणार्थी। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा लादी जाने वाली संस्कृति के खिलाफ थे। भारत के सामने जो समस्या थी, उसका निराकरण उसने इस तरीके से किया कि उसने बंगाली शरणार्थियों की मांगों का समर्थन किया। दूसरे शब्दों में अवामी लीग और मुजीबुर रहमान का समर्थन किया, क्योंकि उनकी मांग उनको जायज़ लगी, और इसके परिप्रेक्ष्य में भारत ने उन्हें सैन्य सहायता दी। किसे? पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग मुक्ति वाहिनी को सैनिक सहायता दी। एक तरीके से भारत के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिए जाने का अर्थ क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध, और दिसंबर 1971 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान
की मुक्ति वाहिनी की विजय हुई, पश्चिमी पाकिस्तान की भारत से पराजय हुई और इस प्रकार उस क्षेत्र का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। अर्थात जो कारण मैंने बताए, पूर्वी पाकिस्तान की नाराज़गी के कारण, पूर्वी पाकिस्तान के में हो रहे आंदोलन, अवामी लीग और मुजीबुर रहमान, ये सब किस चीज़ की पृष्ठभूमि है? एक नए राष्ट्र के उदय के कारण। राष्ट्र का नाम क्या? बांग्लादेश। तो इस प्रकार 1971 के बाद का नक्शा बदल गया। पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाया और मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम संविधान संशोधन के प्रथम मुखिया बने। ये तो बांग्लादेश के उदय तक की कहानी है। बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका उत्तर आपको मिला। बांग्लादेश के द्वारा विद्रोह के क्या कारण थे, भारत ने किस प्रकार बांग्लादेश को मदद की, ये आपको उत्तर मिल गया। जैसे ही मुजीबुर रहमान ने सत्ता संभाली, उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने वहाँ की पद्धति को थोड़ा सा बदल दिया। प्रारंभ में जो उन्होंने संविधान बनाया वो धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश था, जैसा भारत है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश जैसा भारत था, ये तो प्रारंभ में। लेकिन बाद में उन्होंने इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया और अध्यक्षात्मक प्रणाली लाने की कोशिश की। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? जैसे अमेरिका में है, जहाँ राष्ट्रपति में सारी सत्ता केंद्रित होती है। दूसरे शब्दों में मुजीबुर रहमान एक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हटकर अब एक तरीके से अध्यक्षात्मक प्रणाली लेने के पीछे उनका मकसद था सारी ताकतों को अपने हाथ में करना। ऐसा होते देखना वहाँ की सेना को नागवार गुजरा। ये मैं दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूँ, मुजीबुर रहमान के सत्ता संभालने के बाद के घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। तो सत्ता संभालने के बाद उनके द्वारा जो प्रस्तावित परिवर्तन थे राजनीतिक ढांचे में, वह परिवर्तन सेना को पसंद नहीं आया। उसने विरोध किया, विद्रोह किया और अंत में मुजीबुर रहमान की 1975 में उनके खिलाफ विद्रोह करके, संघर्ष करके मुजीबुर रहमान को मार डाला। वे सेना के हाथों मारे गए। जिया-उर-रहमान जो तत्कालीन जनरल थे, उन्होंने सत्ता संभाली, सैनिक शासक के रूप में कुछ समय तक शासन किया। फिर उसके बाद एक लोकतांत्रिक ढांचा दिखाने के लिए जिया-उर-रहमान ने एक पार्टी बनाई। लोकतांत्रिक ढांचा दिखाने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनल पार्टी रखा। लेकिन ये एक पार्टी सत्ता रही। यदि एक पार्टी सत्ता है तो जो चुनाव होंगे उसमें स्वाभाविक था उनकी पार्टी जीतेगी। तो 1979 में जिया-उर-रहमान का दल चुनाव में जीतता है। जो 1975 से शासन में हैं वो जीतता है और उसके बाद घटनाक्रम कुछ ऐसा बढ़ता है कि बांग्लादेश की जनता जिया-उर-रहमान के इस बदलते तेवर से के विरोध में जाती है और फिर जन आंदोलन शुरू होता है, फिर लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू होता है और जनरल इरशाद जो तत्कालीन जनरल थे, अब वे सत्ता में आते हैं, वे विरोध करते हैं और उसके बाद 5 सालों के लिए वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कौन? जनरल इरशाद। जनता का व्यापक विरोध जारी रहता है क्योंकि जनता तो लोकतंत्र चाह रही थी, सैनिक सत्ता नहीं। वो तो लोकतंत्र के पक्ष में उसने आंदोलन किया था। बांग्लादेश का जन्म भी लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए हुआ था। अवामी लीग और मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी, इनका लोकतंत्र पर अटूट विश्वास था। स्वाभाविक है जनता के बढ़ते दबाव के परिप्रेक्ष्य में अब 1990 में जनरल इरशाद ने सत्ता छोड़ दी। मैं पुनः बता दूं, 1990 1975 में बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान की हत्या, 75 से 79 इरशाद, 79 से इरशाद फिर चुनाव जीतते हैं, लेकिन जिया-उर-रहमान चुनाव जीतते हैं और इरशाद सत्ता में आते हैं वापस। और इरशाद के बाद फिर 1990 में
वे इस्तीफ़ा देते हैं जनता के दबाव में, और इस प्रकार सैनिक शासन समाप्त होता है, लोकतंत्र आता है। सौभाग्य से 1991-92 के बाद से वहाँ पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, अध्यक्षीय लोकतंत्र नहीं, ऐसा जैसा भारत में है प्रतिनिधि मूलक, जहाँ संसद है, संसद के माध्यम से जहाँ शासन चलता है, सौभाग्य से बांग्लादेश में पिछले 25-30 वर्षों से स्थिति थोड़ी स्थायी बनी हुई है, राजनीतिक स्थिति थोड़ी स्थिर है। और तो और बांग्लादेश के इन चुनावों में वहाँ की महिलाएं सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति वर्तमान में ये है कि वहाँ बहुदलीय प्रजातंत्र प्रणाली, प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र वहाँ पर जारी है, और स्थिति, राजनीतिक स्थिति कुछ हद तक स्थिर है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, और वर्तमान में दोनों जगह लोकतंत्र का कुछ लंबे समय तक रहना, ये एक इन दो देशों की विशेषताएं रहीं। जनरल इरशाद, जो जनरल जियाउर रहमान के बाद बांग्लादेश में सत्ता संभालते हैं, उन्हें भी छात्रों के दबाव में, छात्र आंदोलन के दबाव में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी थी। यद्यपि वो चुनाव में जीते, 5 वर्षों के लिए चुने गए थे, लेकिन फिर भी उनकी नेशनल पार्टी उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उन्हें जनरल इरशाद को स्वयं इस्तीफ़ा देना पड़ा, और अंततः वहाँ पर लोकतंत्र लगभग 1992-93 से चल रहा है। यदि हम इन दोनों देशों की बात करें, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की, और असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो दोनों देशों में जो समानताएं हम पाते हैं राजनीतिक मामले में, वो ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था रही, कभी सैनिक शासन रहा। दूसरा, वर्तमान में गत 20 वर्षों के आसपास से दोनों ही देशों में लोकतंत्र की बयार एक तरीके से चल रही है। जनता की आवाज़, जनता का मत मायने रखता है। तीसरी बात, इस सब के बावजूद आज भी, यद्यपि पिछले 20 साल से वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सदैव राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण इन दोनों देशों में बना रहता है। ये अपने सैनिक शासन या अध्यक्षात्मक प्रणाली को ही ये लोग एक तरीके से लोकतंत्र मानते हैं। यहाँ के जो शासक हैं, जो सैनिक सत्ता चला रहे हैं, और या अध्यक्ष के रूप में जो वहाँ शासन कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये लोग बार बार कोशिश करते हैं कि यही लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग की सरकार आई है और चला रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में तो पश्चिमी देशों और अमेरिका की सतत नज़र रहती है कि वहाँ पर सैनिक सत्ता बनी रहे, और जितनी ज़्यादा सैनिक सत्ता ताकतवर होगी इन देशों के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। असमानताओं की ओर थोड़ा दृष्टि डालें इन दोनों देशों में। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के लिए वातावरण तैयार होता ही नहीं, इससे पहले ही वातावरण तैयार हो सैनिक सत्ता आ जाती है। और इसका कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से उनके सैनिक प्रमुखों को मिलने वाला समर्थन। मैं फिर से दोहरा दूं, पाकिस्तान में यद्यपि मैंने पूर्व में बताया है कि मीडिया, मानवाधिकार, इस मामलों में वहाँ थोड़ी जड़ें गहरी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक वातावरण जो है वो वहाँ तैयार ही नहीं हो पा रहा है। तैयार होता है और सैनिक सत्ता हावी होने लगती है। आज भी इमरान खान प्रधानमंत्री यद्यपि हैं, लेकिन यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने की बात आती है तो सैनिक सत्ता की आवाज़ ज़्यादा बुलंद दिखाई देती है। और उसका कारण क्या? क्योंकि अमेरिका या पश्चिमी देश सैनिक सत्ता को
प्राथमिकता देते हैं पाकिस्तान के मामले में। बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी अलग है। ये है असमानता, पाकिस्तान से असमानता राजनीतिक मामले में। वहाँ जनता सतत रूप से सड़क पर आती है, जनता सतत रूप से आवाज़ उठाती है, निरंतर विरोध करती है। और बांग्लादेश में जब तक लोकतांत्रिक सत्ता आती नहीं है तब तक वो आंदोलन चलता रहता है। ये 1971 में भी हुआ, यही स्थिति 1989 के आसपास भी हुई और उसके बाद भी होती रही। और जब भी वहाँ की स्थितियाँ कुछ गड़बड़ाती हैं तो जनता जो है सड़क में आने में नहीं हिचकती। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थितियों में अंतर है। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों पूर्ववर्ती एक ही राष्ट्र, समानताएं असमानताएं